Hello students, welcome to online classes of Shivaji Group of Institution. This chapter for the class 9 हिंदी मीडियम, ये हमारे हिस्ट्री का चैप्टर है। इसका नाम है किसान और काश्तकार। इस सब चैप्टर में मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको इंग्लैंड के छोटे किसानों के बारे में बताया था। मैंने बताया कि किस प्रकार से इंग्लैंड में छोटे किसानों के साथ में किस तरह का व्यवहार हुआ, किस तरह से उनका समाज था और किस प्रकार से कैप्टन स्विंग के नाम से वहां पे धमकी भरे पत्र वहां के लैंडलॉर्ड्स को मिलते थे और जिसकी वजह से वो बहुत डरने लगे थे। और किस तरह से जो ये छोटे और गरीब किसान थे वो जो थ्रेसिंग मशीन के द्वारा वो बेरोजगार होते गए, तो उसका जो प्रभाव था वो उनकी कृषि पे भी पड़ा और उनके जीवन के ऊपर भी पड़ा। तो ये हमने पढ़ा था इंग्लैंड के बारे में। आज हम पढ़ेंगे अमेरिका के गेहूं उत्पादक के बारे में कि अमेरिका में क्या था। अमेरिका में जो गेहूं का उत्पादन था वो 19वीं शताब्दी से जब जो हुआ उस समय पर क्या था कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ उस समय पर जो रशिया था, जो रूस था, जहां जो कि यूरोप को गेहूं सप्लाई करता था, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के कारण जो रूस था वो जो है गेहूं को ज्यादा सप्लाई नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी कि जो यूरोप था उसको जो गेहूं था वो हमारे ये कौन देता था, संयुक्त राज्य अमेरिका मतलब कि यूएसए देता था। तो इस क्या था, इसके लिए जो वहां पर जो राष्ट्रपति थे वहां के अमेरिका के, उन्होंने अपनी जनता से बोला कि अधिक से अधिक गेहूं उगाओ, गेहूं युद्ध को जीतेगा। तो उन्होंने ज्यादा से ज्यादा गेहूं उगाने के लिए वहां पे अपने किसानों को जो है वो एनकरेज किया कि आप गेहूं उगाइए, क्योंकि उस समय उनको ऐसा समझ में आने लगा था कि जो गेहूं की डिमांड है वो ज्यादा से बढ़ती चली जा रही है और जब ज्यादा से ज्यादा गेहूं को बढ़ाएंगे तो हमें क्या होगा, उसका फायदा भी मिलेगा। तो और यूरोप में उस समय जो गेहूं था फिर वो अमेरिका देने लगा। ये समय था जब अमेरिका को अनाज का कटोरा भी कहा जाता था, क्योंकि वो बहुत से ज्यादा मतलब विश्व के और भी देशों में गेहूं की सप्लाई कर रहा था, क्योंकि गेहूं की जो उत्पादन था वो अमेरिका में बहुत ज्यादा हो गया था। क्यों? इसके भी कई रीजन थे, क्योंकि अमेरिका में बहुत सारी मशीनों का आविष्कार हुआ था, कृषि के आधुनिक उपकरण आ गए थे, जिसकी वजह से वहां के जो किसान थे वो ज्यादा से ज्यादा खेती को और गेहूं को उगाने लगे थे। इसी के साथ क्या हुआ, जब बहुत ज्यादा मशीनों के द्वारा, बहुत ज्यादा जो है वो कृषि के उपकरणों के द्वारा जब कृषि की जाने लगी और वो निर्वाह कृषि से एक वाणिज्यिक कृषि में बदलती चली गई और उसका व्यापार होने लगा, उसका जो है बाहर जो है निर्यात होने लगा, बाहर के देशों में भी गेहूं जाने लगा और जो गेहूं के दाम थे वो भी बढ़ गए। क्यों? क्या हुआ, धीरे धीरे करके जो अमेरिका की जो पॉपुलेशन थी, जो जनता थी, वो धीरे धीरे करके बढ़ना शुरू हुई और जब जनसंख्या बढ़ती है तो खाद्य की जो मांग होती है वो बढ़ जाती है और खाद्य की मांग के बढ़ते गेहूं जो है वो उसके जो दाम होते हैं वो भी बढ़ने लगते हैं, क्योंकि जब डिमांड बहुत ज्यादा होती है और सप्लाई होने लगती है तब क्या होता है, उसके दाम को जो है वो बढ़ा दिया जाता है। तो इस तरह से दाम बहुत बढ़ते गए, तो ज्यादा से ज्यादा गेहूं उगाया गया। बट अब देखिए प्रॉब्लम क्या आई, जब बहुत ज्यादा गेहूं उगाया गया और तब तक वो गेहूं जो है वो यहाँ पर क्या हुआ कि जो प्रथम विश्व युद्ध था वो जब समाप्त हो गया तो उसके बाद क्या हुआ, जो गेहूं की डिमांड थी वो धीरे धीरे करके कम होने लगी। उससे प्रॉब्लम्स क्या आई, जो गेहूं था वो बहुत ज्यादा होने लगा, इतना ज्यादा कि उसको संभाल के रखने के लिए जो उनके गोदाम होते थे वो भी बहुत ज्यादा उससे भर गए। इतने ज्यादा गेहूं हो गया कि उसके गोदाम भी भर गए, लोगों तक गेहूं भी आराम से पहुंच रहा था। तो उनको क्या हुआ, धीरे धीरे करके उसके प्राइस भी जब किसी चीज ज्यादा हो जाती है, सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाती है, तो उसके जो प्राइसेस होते हैं वो धीरे धीरे करके कम होने लगते हैं। तो गेहूं की जो दाम थे वो भी कम होने लगे थे, जिससे क्या प्रॉब्लम्स आने लगी थी कि जो है वो गेहूं बहुत ज्यादा हो गया था, उसका एक्सपेंशन बहुत ज्यादा हो गया था, जो कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन रहा था और इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो रहा था कि गेहूं खराब हो रहा था और यहाँ तक कि जानवरों को खाने के लिए भी गेहूं दिया गया था। तो ये इस तरह की जो स्थिति थी वो हमें अमेरिका में देखने को मिल रही थी। अब जो उपकरण आए उसकी वजह से क्या हुआ, हाँ, तो ये जो कृषि में महामंदी आई, देखिए कृषि महामंदी आई, इसके साथ ही गरीब किसानों की दुर्दशा और ऋण की समस्या बढ़ गई। जब भी कोई प्रॉब्लम्स आती है, जब इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो उसका पूरा असर किसानों पे पड़ता है, जो कि ऐसा पड़ा कि कृषि की महामंदी हुई, गरीब किसानों की दुर्दशा और ऋण की समस्या भी आ गई। तो हमने देखा कि किस तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका इतना बड़ा देश होने के बावजूद कुछ ऐसी स्थितियां आ जाती हैं, कुछ ऐसे जो है वो कारण बन जाते हैं जो कि प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर देते हैं। अब देखिए एक अनाज का कटोरा जिसको हम कहते थे वो बाद में जाकर एक रेत का कटोरा बन गया। रेत का कटोरा इन द सेंस
कि इतना ज्यादा गेहूं उगाया अमेरिका ने, या इतना ज्यादा उस समय पर गेहूं की जो है वो बढ़ोतरी हुई कि जो अच्छी जमीनें थी या जिस तरह की भी जमीनें थी वो सारी, मतलब उन्होंने पर्यावरण के साथ इतनी ज्यादा छेड़छाड़ कर दी थी, जिसकी वजह से जो उस समय का पर्यावरण जो वातावरण था वो धूल भरी आंधी और रेत से भर गया था, इसलिए उसको रेत का कटोरा भी बोलते हैं। तो कहा जाता है कि जो यात्रा थी वो अनाज के कटोरे से शुरू हुई और रेत के कटोरे पे जाके खत्म हुई। तो ये था हमारा अमेरिका के जो है गेहूं उत्पादकों का जो है वो की दशा। अब हम पढ़ेंगे बंगाल के अफीम उत्पादक। जल्दी से बताती हूँ। अब बंगाल के अफीम उत्पादक में ये था कि जब हमारा देश औपनिवेशिक शासन में था, जिस समय भारत जो था वो ब्रिटिश शासन के अधीन था, अंग्रेजों के अधीन था, तब उस समय प्रॉब्लम क्या थी, जब उन्होंने अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा किया तो सबसे पहले वो पश्चिम बंगाल की तरफ से भारत में प्रवेश किया था। तो जो पश्चिम बंगाल का पोर्शन था वहां पर जब उन्होंने उसको जीत लिया और वो उनके अंडर में आए तो उन्होंने वहां पर अफीम को उगाना शुरू कर दिया था। जब उन्होंने वहां पे अफीम उगाई तो वहां पर उन्होंने छोटे छोटे किसानों और बड़े किसानों सभी को जो है वो एजेंट रखे उसने, और उनको कर्ज के माध्यम से उनको पैसा देते थे ताकि उन पैसे से वो लोग वो अफीम उगाएं। ज्यादा से ज्यादा किसानों को उत्साहित किया जाता था अफीम को उगाने के लिए, क्योंकि अफीम के दाम बाहर के देशों में बहुत ज्यादा थे और इसका फायदा अंग्रेजों को बहुत ज्यादा होने वाला था, इसलिए। बट यहाँ पे किसानों को अफीम उगाने में क्या समस्या होती थी, क्योंकि जो अफीम की जड़ें होती थी वो मिट्टी में इतनी गहरी चली जाती थी, जिसकी वजह से क्या होता था, उनके जो खेत होते थे वो कई सालों तक के लिए बेकार हो जाते थे और वो उसमें गेहूं और चावल को नहीं उगा सकते थे, जिस वजह से जो जिनके पास कम जमीनें थी वो अपने खाने के लिए गेहूं चावल उगाना ज्यादा जरूरी था, ना कि अफीम। बट जो वहां पे अंग्रेज थे, जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने इतना ज्यादा दबाव बनाना शुरू कर दिया था भारतीय किसानों के ऊपर अफीम उगाने के लिए, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा अपने खेतों में अफीम उगाना स्टार्ट कर दें। तो इस तरह की समस्याओं का सामना अफीम उत्पादकों ने उस औपनिवेशिक शासन के काल में किया। लेकिन ये जो लड़ाई थी, जो भी किसानों की या ब्रिटिशर्स की या फिर जो भूमि स्वामी थे उनकी, ये सब जो थी वो जब तक हमारा देश स्वतंत्र नहीं हुआ तब तक इन सब चीज, इस तरह की छोटी छोटी जो विवाद थे वो चलते रहे और बढ़ते रहे, जिसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकला। बट अगर हम आज वर्तमान में देखें तो वर्तमान में जो स्थिति है भारत की कृषि को लेकर, क्योंकि भारत को एक कृषि प्रधान देश भी कहा जाता है, अगर हम स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद का समय देखेंगे तो वही उसी परंपरागत तरीके से कृषि होती चली जा रही थी और उसमें कोई भी बदलाव नहीं आया था। पर धीरे धीरे करके जब भारत में हरित क्रांति आई, हरित क्रांति के बाद से जो पंचवर्षीय योजनाएं बनी और जो हरित क्रांति हुई, जिसको हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन भी बोलते हैं, उसके बाद से धीरे धीरे करके कृषि ने विकास करना शुरू किया। और आज जो कंडीशन है कि भारत सरकार या किसी भी राज्य की सरकार जो होती है वो एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो कृषि के लिए या किसानों के लिए रखती है, और इतने ज्यादा आधुनिक उपकरण जो है वो कृषि के या सिंचाई के इतने ज्यादा उपकरण, इतनी ज्यादा विधियां आ गई हैं, जिसकी वजह से आज जो हमारी कृषि है वो बहुत ज्यादा विकास पर है और बहुत बेहतर स्तर पर है, जैसा कि अगर हम पहले की चीजों को देखें। तो हमने इस चैप्टर में 3 बड़े बड़े देशों, जिसमें इंग्लैंड, अमेरिका और इंडिया, इसके बारे में देखा, वहां के किसानों की दशा और उनकी दुर्दशा, और जो भी नए उपकरण आते हैं उसका क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में, और क्या वहां की कंडीशन थी उसके बारे में हमने इस पार्ट में पढ़ा। हमें तो मुझे लगता है आपको बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। That's all for today and the chapter is also finished. Thank you. Have a nice day.